अच्छा, जैसे सीएए और एनआरसी के खिलाफ देवबंद के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ और देवबंद सत्याग्रह के नाम से एक जो है मुहिम चली। मुझे ये बताइए कि इस धरने में क्या आप शुरुआत से शामिल थी या फिर आपने बाद में टेक ओवर किया? लेकिन उस टाइम ऐसा भी कुछ हुआ था कि कुछ लोग आए थे धरना रोकने के लिए और जो वहाँ पे लोग बैठे ख़वातीन जो बैठी हुई थी उनको उठाने के लिए कि धरना खत्म किया जाए। तो वो कौन लोग थे और क्यों इस धरने को रोकना चाहते थे? अच्छा, जैसे आप समाज सेविका हैं तो सवाल तो आपसे ये बनता है ज़रूर कि क्या आपको ये नहीं लगता कि समाज सेवा करना और पॉलिटिक्स करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देवबंद की राजनीति पे बात हो रही है और इमरान मसूद का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2026 के चलते हुए जनता धर्म की राजनीति को छोड़कर डेवलपमेंट पे वोट कर रही है? तो मेरे पास ऑफ़र आया कि आप चुनाव लड़ें। चुनाव में रह गए थे 12-13 दिन, तो मैंने ये बोला कि देखिए मैं नगर पालिका के चुनाव के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन इतना बड़ा चुनाव मैं नहीं लड़ सकती। होते हैं बहुत से मामले ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मामले महिलाओं वाले होते हैं। लेकिन धमकी में क्या है कि आज धमकी मिली, कल दूसरे का घर तो बस गया। भाड़ में जाए वो धमकी, भैया सवाब भी तो मिलेगा। उठाते हैं वो 376 लगा देते हैं। मैं इस वाली एप्लीकेशन से इतना दुखी हूँ। मेरे पास जब भी कोई आता है, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि भैया इसे हटा के लाओ, इस मामले में मैं नहीं खड़ी हूँ। अच्छा, एक बात और जो मुसलमानों के अंदर भर दी गई है कूट कूट कर, क्या और बयान भी आया था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जीते, बस भाजपा हारनी चाहिए। इस सोच को कैसे देखती हैं आप? तो अब मुझे ये बताइए कि देवबंद क्षेत्र के जो विधायक हैं कुंवर ब्रिजेश जी, उन्होंने देवबंद को क्या दिया है एज अ विधायक? अच्छा, अगर देवबंद क्षेत्र की विकास की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगी? अच्छा, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, राजनीति में या फिर समाज सेवा में? और अगर मेरी ये वीडियो आगे कहीं तक भी जाए, मैं कहती हूँ कि अगर योगी तक भी मेरी वीडियो जा रही है, तो मैं इस चीज़ की मांग करना चाहूँगी कि अगर 376 की कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसके घर पुलिस जाने से पहले पहले बारीकी से जांच करे, तब जाके किसी के ऊपर हाथ डाले, क्योंकि इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आती। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, समाज सेवा करते हुए, लोगों के बीच जाकर उनकी हेल्प करते हुए, कभी आपको डर लगा है? कभी कोई धमकियाँ वगैरह मिली हैं आपको? मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन आपके अल्फाज और आपके जवाबात से ऐसा लगता है कि कोई गहरी चोट लगी है, कोई गहरी चोट पहुँची है। इरम उस्मानी को क्या चोट लगी है? अच्छा, क्या कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा है कि आप समाज सेवा कर रही हैं और आपका मकसद पूरा होता दिख रहा है आपको? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी लीडर लेडी मौजूद हैं जो ज़मीनी स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। सीएए और एनआरसी जैसे काले कानून के ख़िलाफ़ देवबंद क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर चर्चाओं में आई और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरम उस्मानी जी से। आज हम देवबंद की राजनीति पे बात करेंगे, देवबंद की डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो इरम उस्मानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने ये समाज सेवा का ही रास्ता क्यों चुना? अच्छा लगता है, और फिर वही वाली बात आती है कि अल्लाह ताला की तरफ से है ये तो, कि कब किससे वो कहाँ खिदमत ले ले, तो उसने हमें चुना तो हम आगे चलते जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने समाज सेवा का रास्ता चुना और आप एक लेडीज़ हैं, तो जब कोई लेडी मंजर आम पे आके काम करती है तो जाहिर सी बात है अफवाहें भी होती हैं और इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो क्या आपको किन किन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा? देखिए, लेडीज़ मैं ही क्या, कोई भी, वही अब आपने कहा कि जब महिलाएं बाहर आती हैं तो उन्हें बहुत इल्ज़ाम भी लगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे आसान बात, कोई भी लेडीज़ अगर फील्ड में होगी तो उसका कैरेक्टर एसिनेशन शुरू हो जाता है। उसे मैंने भी फेस किया है, लेकिन वही है कि या तो डर गए या उभर गए। तो मैं डरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलती रही। अगर डर कर बैठ जाती तो शायद यहाँ तक ना पहुँचती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि मैं डरी नहीं, आगे चलती गई। और वही है कि जो इल्ज़ामात थे, जो कैरेक्टर एसिनेशन किए गए थे, वो सब खुद दब जाते हैं, क्योंकि काम को सलाम है। जो ये नाम उछालते हैं या पीछे से बुराई लोग करते हैं, वो सब अपने ही होते हैं, फिर खुद खामोश हो जाते हैं जब आप कुछ करके दिखा जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे एक महिला होने के नाते आपको इस रास्ते पर चलने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा घर, मैं अपने घर में अकेली ज़िम्मेदार हूँ, अपने घर की मुखिया ही मैं हूँ। तो बच्चे भी अभी नासमझ हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लगा। लेकिन फिर वो ये है कि जब आप कुछ करने की सोचें तो मैनेज भी हो ही जाता है, रास्ता बन जाता है, तो बन रहा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कभी इस रास्ते पे समाज सेवा करते हुए और लोगों के बीच जाते हुए क्या कभी ऐसा कोई मोड़ आया कि जब लगा हो कि बस अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना है आगे?
कभी कभी उलझ जाता है आदमी, लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए। वो उस टाइम थोड़ा सा आदमी झुंझलाएगा, उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता था कि और करो और बढ़ो। और टूटने का मौका मैंने खुद को दिया नहीं। अगर मैं एक बार टूट के रुक जाती तो फिर ना बढ़ती। अब ये देखिए, अब प्रोटेस्ट हुआ था 2020 में, तब से लेके अभी तक मैं फील्ड में हूँ। बाकी और लोग भी थे, लेकिन वही है कि मुझे शौक़ था तो मैं समाज सेवा करती रही और फील्ड में डटी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ठीक ठाक नाम भी बना लिया। माशाल्लाह। जैसे यानी कि आपके अंदर हिम्मत और जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, तो कहाँ से मिलती है ये इंस्पिरेशन आपको? अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद आ जाती है। और जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं कि कैसे कैसे लोग परेशान हैं और अपनी बात रख नहीं पाते, अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते, फिर उनकी आवाज़ बन के जब हम मदद करते हैं तो हमें लगता है अरे जब हम ये कर सकते हैं तो इनका ये काम कर गुजरना चाहिए। और ख़ुद ब खुद जोश जज्बा आता रहता है और आदमी करता चला जाता है। अच्छा, जैसे CAA और NRC के ख़िलाफ़ देवबंद के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ और देवबंद सत्याग्रह के नाम से एक जो है मुहिम चली। मुत्तहिदा ख़वातीन कमेटी, हम लोगों का जो धरना था, हमारी जो अपनी कमेटी थी वो मुत्तहिदा ख़वातीन कमेटी थी। सत्याग्रह नहीं था, सत्याग्रह तो एक पेज बनाया गया था। अच्छा। हमारी कमेटी का नाम देवबंद मुत्तहिदा ख़वातीन था। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि इस धरने में क्या आप शुरुआत से शामिल थी या फिर आपने बाद में टेक ओवर किया? नहीं, हम लोग शुरुआत से शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मुतासिर तो शाहीन बाग से थे, क्योंकि हम भी बहरहाल घर में रहने वाली महिलाएं और देवबंद जैसी जगह तो फ़र्क पड़ता है। बाहर ऐसे नहीं निकले, वो अलग बात है कि आदमी एक मॉडर्न है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन ऐसा कि लोगों को फेस करना, पब्लिक के बीच में आना, तो जब शाहीन बाग में ये चल रहा था तब खुद दिमाग में आता था कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तब शायद आपको याद हो कि एक दिन का प्रोटेस्ट किया था किसी ने, तो तब सब लोग गए, तो तब हम भी गए। फिर ये लगता था कि अरे हम लोग क्यों नहीं कर सकते। फिर ये हमारे साथ ग्रुप में मौजूद थी आमना रोशी, फौजिया उस्मानी, इन लोगों का भी अलग से एक मुहिम चला कि हम लोग भी प्रोटेस्ट करें। फिर हम लोग अपना एक चला रहे थे कि हम भी करें, तो हमें किसी ने बोला कि वो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्यों ना मीटिंग करें। तो मेरे एक मिलने वाले हैं अजीम भाई, मैं और वो रात में हम लोग वहाँ गए। तब हम लोगों का 23 जनवरी को बैठने का इरादा था यहाँ पर धरने पर। तो हम लोगों में बात हुई आपस में दोनों पार्टी में, तो उसमें मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि हम लोग 26 में ना 23 में ना बैठकर 27 में बैठते हैं, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, ऐसा ना हो कि हमें उठा दिया जाए। तो तब हम लोगों ने आपस में मिलकर। अच्छा, जैसे आपने अभी बात बताई कि 26 जनवरी जैसे उठा दिया जाए, लेकिन उस टाइम ऐसा भी कुछ हुआ था कि कुछ लोग आए थे धरना रोकने के लिए, और जो वहाँ पे लोग बैठे, ख़वातीन जो बैठी हुई थी, उनको उठाने के लिए कि धरना ख़त्म किया जाए। तो वो कौन लोग थे और क्यों इस धरने को रोकना चाहते थे? देखिए, ऊपर से दबाव था, सब लोग परेशान थे कि यहाँ से महिलाओं को उठाया जाए, क्योंकि धरना जो है अच्छे से जम चुका था। और हम लोग तो खैर अकेले, वो है ना कि अकेला ही चला था मंजिल जानिब की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बंधा गया। हम लोग तो खैर अकेले ही 4-5 महिलाएं निकली थी, लेकिन देवबंद की, पहले तो देवबंद की महिलाएं जुड़ी, फिर गांव देहात, मतलब इतनी लेडीज़ आती थी, 4-5 हज़ार औरतें डेली का था वो, तो आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा। तो फिर तो वो खुद ब खुद ही ऐसा हो गया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उसमें ऐसा हुआ ना कि मतलब हम उस वक्त हम भी गांव में थे, हमारा गांव यहीं पास में ही है। अच्छा। तो वहाँ से भी जैसे मैजिक वगैरह में औरतें आती थी। हाँ। तो ये क्या मतलब देहात वगैरह में आपने पैगाम पहुँचाया कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद? नहीं, हमने किसी को पैगाम नहीं पहुँचाया। लोगों के अंदर खुद ही एक जज्बा था, कौम का जज्बा, कुछ करने का जज्बा। और सबसे अच्छी बात उसमें ये रही कि महिलाओं को किसी भी मर्द ने नहीं रोका। आप ये देखें कि आके वो महिलाएं हमारे से ये कहती थीं कि बाजी, इनके अब्बा ने ये बोला है कि तुम रोटी बना के रख जाओ, हाँ हम खुद लेंगे, वहाँ बाजी इंतज़ार कर रही होंगी, तुम लोग जाओ। यही इस चीज़ से हमें खुद इतनी खुशी मिलती थी कि मतलब हम कहाँ हैं। और वो आदमी जो ऑफिस से, दुकानों से, ठेलियों से, हर तरह का आदमी वहाँ आता था, जो लोग आने के बाद कभी उन्होंने खाना उतार के भी नहीं खाया होगा, वो अपनी बीवियों से कहते थे कि नहीं भी अगर बना हम होटल से ले आएंगे, तुम जाओ। तो क्या
CAA और NRC के दौरान से ही आपके अंदर ये जो समाज सेवा करने का जो जज्बा है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई? नहीं नहीं, कीड़ा तो ये बचपन से था। ये होता है, वो होता है ना कि एक बचपन से कि किसी की अगर मान लीजिए मोहल्ले में ही बात हो रही है कि तो आप जाके ज्ञान बांटने खड़े हो गए, वो होता है। तो अपने ख़ानदान में जैसे मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनमें भी मुझे ये था कि अगर जब आपस में लड़ाई होती कि अरे इरम अप्पी बताएंगी, इरम अप्पी जैसे करेंगे, अरे इरम अप्पी से पूछ लो। तो वो एक नेता वाले गुण ना वो बचपन से पनप रहे थे। हाँ, शुरू बस शुरू से एक हाँ, लीडरशिप वो थी। प्लेटफॉर्म जो है वो ईदगाह मिला। तो अभी मुझे बताइए कि उस वक्त खुद को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी? अरे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सही बात तो ये है। इतनी पब्लिक के बीच में हम खड़े हैं और उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं, और वो आके हमें ये कह रहे हैं कि जी हम तो आप ही के लिए आए हैं। तो हमें मोटिवेशन तो उन्हीं से मिलता था, खुद को मोटिवेट कहाँ किया जा रहा था, उन्हें देख के खुद हो जाते थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस आंदोलन ने आपकी सोच और आपके जीवन को कुछ बदलाव मिला हो? कुछ नहीं, बहुत बदलाव मिला है। बाहर निकल कर आ गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। देखिए, फैमिली एक अलग चीज़ हो गई। जब आप फील्ड में आ गए तो आपने हर तरह के आदमी को आपने फेस किया। उससे पहले क्या होता था, आदमी सिर्फ फैमिली को देखता है, उसे जानता है। जब आप पब्लिक में आ गए हैं, फिर जब पब्लिक में आए तो उन लोगों की परेशानियाँ भी आपके सामने आई हैं, तो फिर तो आदमी खुद ही चेंज हो चला जाता है। अब हमें नहीं पता हम पहले कहाँ थे। पहले हम लोग वो थे कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो रोने धोने वाली से इरम कि वो रो के बयान कर रही है और टूटी हुई सी बैठी है। अब वो चीज़ों का फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, जैसे जब लोग आपको उठाने आए वहाँ पे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपने फिर उनको कैसे उनका दिफा किया या फिर कैसे उनसे बात करी, क्या हुआ? देखिए, प्रशासन से दबाव पड़ रहा था, और दबाव में फिर शहर के चेयरमैन साहब, एक्स विधायक जी, कुछ मोतबर लोग और आए उठाने के लिए। तो अब बहरहाल वो लोग भी हमारा रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते, सब महिलाओं ने मिलकर उनके ऊपर चूड़ियाँ फेंक दी। वो शायद आपने सुना भी हो, तो हम लोगों ने उन पर इतनी चूड़ियाँ फेंकी कि वो लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद किसी ने उसके बाद फिर पड़ा है हमारे पास, फिर मोहतमिम साहब का भी एक बार बयान आया था, कुछ तोड़ मोड़ कर उसे पेश किया गया। फिर वो दारुल में भी कुछ हंगामा कर दिया वहाँ के तलबाओं ने। तो यही हुआ था कि हम लोग नहीं उठे थे। बहरहाल हौसले अटल थे, बुलंद थे, उसके बुलंद थे। और क्या कहते हैं उसे, वो कोविड का आना, वो तो एक मजबूरी हालात, नहीं तो हाँ, बस वो फिर कोविड ने तहस नहस कर दिया पूरा। वो तो शाहीन बाग का भी बिल्कुल खत्म हो गया, वरना वो मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन ये हुआ। 58 दिन तो हम लोगों का भी चला है। 58 दिन। तो उसमें कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई थी उस किसी को लेके? नहीं, गिरफ्तारियाँ नहीं हुई थी, हम लोगों के FIR हुई हुई है, अभी भी चल रहे हैं केसेस। तो अच्छा, आपने आज से 4 या 5 साल पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो आप ये बताइए मुझे कि राजनीति में आने का आपका पहले से इरादा था या फिर CAA के बाद आप चर्चाओं में आ गई तब आपका इरादा बना? मुझे एक शौक़ था, बचपन से मैं ये चीज़ बोलती थी कि मैं एक बार चुनाव लड़ूंगी। बस एक शौक़ था। और मैंने आपसे बोला कि एक नेतागिरी वाला कीड़ा भी था। स्कूल टाइम पे भी स्कूल में हम अध्यक्ष बन गए। तो यही हुआ कि फिर एक प्लेटफॉर्म मिला। इरम उस्मानी एक घर में वाली रहने वाली महिला, CNRC से देवबंद का एक फ़ेज़ बन गई। जब फ़ेज़ बन गई तो जब चुनाव आया तो हर आदमी आके मिलेगा भी, उन्हें पता है कि एक महिलाओं से जुड़ी हुई और महिलाओं को ये लोग ट्रीट कर सकती हैं। तो तभी मेरे पास कार्तिक राणा जी आए, और समाजवादी की एक लहर भी थी। और आपको पता ही है वही यहाँ की राजनीति कि चुनाव जो होता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे होता है, और हम भी उससे गुजरते थे कि लगते थे कि अरे भैया हिंदू मुस्लिम चुनाव है, बचा लो, सिट बचा लो। तो वही हुआ, समाजवादी की लहर थी, समाजवादी की लहर चली रही थी, और सब लोगों ने कहा कि आप भी पार्टी ज्वाइन करें, तब वर्क करने में अलग से मज़ा आता है। तो तभी शकीन लदवी साहब आए, उन्होंने मुझे समाजवादी में प्रदेश सचिव माइनॉरिटी से नियुक्त किया। तो तब मैंने थोड़ा सा समाजवादी के लिए वर्क किया। 2-4 महीने में फिर सभाएं भंग हो गई। उसके बाद मुझे पार्टी दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और मेरे पास वो वाला टाइम नहीं है कि मैं पार्टी से जुड़ के काम करूं। जब मैं हर काम बिना पार्टी के कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पाबंद होके करूं। अब मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उस वक्त रूमर ये भी फैला कि आप MIM को ज्वाइन करने वाली हैं, या फिर MIM से रिलेटेड भी आपके बारे में कुछ न्यूज़ चली? हाँ, मैं बताती हूँ। जब ये लोग आए मेरे पास, तो रात में ही मेरे पास उस टाइम यहाँ से उमैर मदनी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये लोग सब नोन है, बहरहाल रात में सब लोग आए। इन लोगों के साथ मेरे फ़ोटोज़ वायरल हो गए। अब देखिए, घर पे कोई भी आएगा तो फिर वही होता है कि सब
का स्वागत आपको करना पड़ेगा, और हमारी कोई आपसी लड़ाई थोड़ी है किसी आदमी से। तो तब वो रात में कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए, तो इन्हें लगा कि शायद मैं MIM ज्वाइन कर रही हूँ, तो सुबह ही फिर वो नियुक्ति पत्र भी मुझे मिला और मैं पार्टी में। अच्छा, चलिए, जब MIM की बात छिड़ी गई है तो आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी नज़र में कैसे नेता अरे हैं? बेहतरीन नेता है भाई। तो जो लोग तो उनको बी टीम बोलते हैं, फिर उसके बाद देखिए वो चीज़ें सब अलग हैं, लेकिन उनके बराबर का नेता भाई बैरिस्टर साहब हैं, तो उनके बराबर की ना तो कोई बात कर सकता है, और एक अच्छी लीडरशिप है। और बहरहाल हम लोगों के यहाँ फिर वही वाली बात करें, जैसे हम लोगों के यहाँ कांग्रेस की पकड़ बहुत कमज़ोर इस साइड में है, तो MIM में अभी अपने पैर नहीं सही से जमा पाई। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब बेस्ट आदमी। जनता के बीच में और ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी के अंदर ये बात मानी जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में खड़े होकर सिर्फ बोल देते हैं, आज तक ज़मीनी स्तर पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर उनको क्या जवाब होगा आपका? देखिए मैं बहुत ख़राब बोलती हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए ज़मीनी स्तर पे जो काम हुआ है वो आप मुझे दिखा दीजिए। काम तो मुझे भी अपनी साइड तो मुझे कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं नज़र आया। तो सॉरी, आपने सिर्फ मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में पूछा है तो वो मैंने आपको बता दिया, बट ज़मीनी स्तर पे तो मेरी नज़रों में भी कोई काम नहीं है। चलिए, मुझे ये बताइए, जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, तो आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? कहते हैं ना, नए नए हम भी चल रहे थे, और कहते हैं ना कि मुसलमानों की पार्टी उस टाइम, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी की लहर थी। और यही होता है कि जिस आदमी का होता था ना कि वो सीट बचा लो, सीट बचा लो, सीट बचा लो, तो वही वाला वो चल रहा था कि आप सीट बचाने। और कार्तिकी राणा एक मजबूत कैंडिडेट बनकर उभरे थे, और देखिए 85,000 उन्होंने वोट भी लिए, वो भी कम नहीं थे, एक लहर थी। तो फिर आदमी को ऐसे ही लगता है ना कि फिर सेकंड तो पार्टी बीजेपी थी और या फिर समाजवादी थी। उसके अलावा कांग्रेस से तो शायद आपको ये नहीं पता कि कांग्रेस से मेरा टिकट हो रहा था। अच्छा, ये चीज़ शायद आपको नहीं पता नहीं, है। हमें इस बात की नहीं पता। मेरे पास प्रियंका जी की टीम आई और उन्होंने बोला, एक उन्होंने वो स्लोगन चलाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मेरे पास ऑफ़र आया कि आप चुनाव लड़ें। चुनाव में रह गए थे 12-13 दिन, तो मैंने ये बोला कि देखिए मैं नगर पालिका के चुनाव के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन इतना बड़ा चुनाव मैं नहीं लड़ सकती। तो उन लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया। मेरा एक इंटरव्यू हुआ सहारनपुर होटल क्लार्क में, टीम आई हुई थी, धीरज गुज्जर साहब वगैरह। तो मेरा एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा टिकट फाइनल हो गया, क्योंकि देवबंद से सिर्फ कैंडिडेट थे राहत खलील साहब, और वही प्लस पॉइंट मुझे हो गया था कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन मुझे डर ये था कि 10-12 दिन और 188-87 गांव, जिसकी मैं ABCD भी नहीं जानती थी, तो मैं कैसे। और एक दिल में ये डर था, ये तो बड़े बुरी तरह चुनाव हार जाएंगे हम। और फिर वही है कि समाजवादी की एक अच्छी लहर है, और फिर लगता है कि जैसे हम खड़े होंगे तो हमारी वजह से दूसरा कैंडिडेट पे फ़र्क पड़ेगा, लोग ये कह देंगे, इसकी वजह से सिट गई है। तो मैंने तभी मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे काफ़ी फोर्स भी किया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वही है कि ये मामला अगर 2-2.5 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी होता तो शायद हम कोशिश कर लेते। 10-12 दिन में तो बेवकूफ़ी की बात थी कि आप, पता चला कि 12 गांव भी नहीं जानते और आप इतने बड़े क्षेत्र को कैसे कवर करते हो। जब चुनाव लड़ता है आदमी तो सिर्फ ये नाम के लिए नहीं, मेरी अपनी सोच है कि आपने विधायकी लड़ी तो कम से कम कुछ कर तो दिखाएं आप। अच्छा, अब ये बताइए कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ये आपका व्यक्तिगत फैसला था या फिर किसी और की? नहीं 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 ना 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 ना, व्यक्तिगत फैसला था। आपने खुद ही join हाँ, किया? खुद नहीं ज्वाइन किया था, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी खुद ही सोचा कि नहीं। अच्छा, जैसे आप समाज सेविका हैं तो सवाल तो आपसे ये बनता है ज़रूर कि क्या आपको ये नहीं लगता कि समाज सेवा करना और पॉलिटिक्स करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ है। तो समाज सेवा करने के लिए निर्दलीय रहना ज़्यादा बेहतर है पॉलिटिक्स? मेरी अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जब तक यह है कि मैं निर्दलीय हूँ, तो मान लीजिए मुझे किसी से भी काम है, सपोज़ दैट मेरा काम विपिन गर्ग जी कर सकते हैं तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। मेरा काम इमरान भाई कर सकते हैं तो मैं इमरान भाई के पास जाऊंगी। मुझे कुंवर ब्रजेश से मिलना है तो मैं उनसे मिल लूँगी। अब जब मैं एक पार्टी से बंध जाऊंगी तो एक नेचुरल सी बात है कि मैं किसके पास जाऊंगी, सिर्फ उसी पार्टी के लिए। और अगर जब सोच रहे हैं कि मैं समाज सेवा करनी है तो जिसका आदमी का काम जहाँ से आप करा सकते हो और जैसे कर सकते हो तो वो करना आसान है। तो अब अगर इरम उस्मानी जी को इलेक्शन लड़ने का या चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगी?
मेरा अपना तो इरादा नगर पालिका परिषद है, आगे किस्मत है। तो सपोज कीजिए कि आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा और आप चेयरमैन बनी, तो देवबंद के अंदर सबसे पहला चेंज आप क्या करेंगी? चेंज मेरे लिए मेरा एक अपना वो है कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा तो ध्यान दिया जाए। दूसरा एक ये था कि लड़की मतलब एक मैरिज हॉल नगर पालिका की तरफ से एक मैरिज हॉल बनवाया जाए जिसमें 500 रुपए के करीब एक चिट कटे और गरीब बच्चियों की शादियाँ हों, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर हो गया है। आप किसी से अब इतनी सारी शादियाँ हमारे अंडर भी आती हैं, हम भाई उनका शुक्रगुजार हैं, चाहे वो हीरा गार्डन हुआ, चाहे मुस्तफ़ा गार्डन हुआ, जो भी है हम लोग कह सुनकर सिटी गार्डन में भी पैसे वैसे कम करा के भाई गरीब बच्ची है, लेकिन वो अगर 10 15 20 हज़ार रुपये भी जा रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीब आदमी ये भी दे रहा है। तो एक काम ये ज़रूर होना चाहिए कि एक 500 रुपये की स्लिप कटे और भैया बच्चियों की शादी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्लाह कामयाब एक लेडीज़ जिम बिल्कुल, एक लेडीज़ जिम ज़रूर होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि फिटनेस का ध्यान बहुत ज़रूरी है और लोग इसीलिए नहीं निकल पाते कि भाई फीस कहाँ से दें। फीस कहाँ से, सही बात है। ये तो ये आप अब अगर चेयरमैन बन गई तो ये इंशाल्लाह मेरा तो मतलब इरादा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, समाज सेवा करते हुए, लोगों के बीच जाकर उनकी हेल्प करते हुए कभी आपको डर लगा है? कभी कोई धमकियां वगैरह मिली हैं आपको? तो चलता रहता है, इन सब चीज़ों के तो आदी हो जाता है। तो किस तरह की धमकी मिली आपको? होते हैं बहुत से मामले ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मामले महिलाओं वाले होते हैं, लेकिन धमकी में क्या है कि आज धमकी मिली, कल दूसरे का घर तो बस गया, बाढ़ में जाए वो धमकी, भैया सवाब भी तो मिलेगा। कितना सवाब का काम है कि किसी का घर बिल्कुल टूटने की कगार पर था और यही हुआ कि केस चल रहा है, और वो आजकल जो चल रहा है ना, एक उठाते हैं वो 376 लगा देते हैं। मैं इस वाली एप्लीकेशन से इतना दुखी हूँ। मेरे पास जब भी कोई आता है मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि भैया इसे हटा के लाओ, इस मामले में मैं नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि कतई तौर पे फ्रॉड है। फिर वो लगता है कि हमें घर बसाना है, तोड़ना नहीं है। अब लोग चढ़ा देते हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो टाइपिस्ट हों, कि जी वो मसाला डाल दें और इस तरह जो है वो दूसरी पार्टी आपके सामने आएगी। तो बेवकूफ़ी की बात है, जब आपको लड़की दी है आपने तो हम बसाने की बात करेंगे, और फिर वो होता है कि सामने वाला क्या लेगा, जी तुम ज़्यादा फ्लतून बन रही थी, हम तुम्हें देख लेंगे। जब घर बस जाता है तो वही दुआ देते हुए जाता है, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि 376 लगवा देते हैं। आज का जो वक्त है ये बात आम होती जा रही है, अगर किसी से तू मैं भी हो गई तो वो घर की लेडीज़ को उठाते हैं और थाने में जाके FIR दर्ज करा देते हैं और यही सब तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। उससे होता क्या है कि जो सच में जो लेडी पीड़ित होती है वो भी फिर उसी में पिस जाती है और उसे भी इंसाफ नहीं मिल पाता। जो सच में पीड़ित होती है वो सामने आती ही नहीं है। सुनिए फिर अब, और अगर मेरी ये वीडियो आगे कहीं तक भी जाए, मैं कहती हूँ कि अगर योगी तक भी मेरी वीडियो जा रही है, तो मैं इस चीज़ की मांग करना चाहूँगी कि अगर 376 की कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसके घर पुलिस जाने से पहले बारीकी से जांच करे, तब जाके किसी ऊपर हाथ डाले, क्योंकि इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आती। बिल्कुल, वो लड़का हो कि लड़की हो, लड़के की भी इतनी इज्जत होती है। आपका क्या होता है, इज्जत तो उतर गई, उसके बाद आपका केस खत्म हो गया, आप में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आप बरी हो गए, लेकिन पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक में तो एक बार आप हाईलाइटेड हो गए हैं, तो सबसे पहले उसकी बहुत बारीकी से जांच हो, उसके बाद उसके FIR दर्ज हो, ना कि ये कि औरत जाके खड़ी हुई कि जी ऐसे ऐसे क्या और उसके FIR हो गए। तो FIR होनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहले जांच फिर FIR। अच्छा, समाज सेवा करते हुए जो परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब आप कोई परेशानी में होती हैं या कोई प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो इस माहौल में और उस सिचुएशन में आपका परिवार, आपकी फैमिली आपका कैसे साथ अपना परिवार मैं खुद हूँ, मैं अपने परिवार की मुखिया हूँ, मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। तो अब बच्चे तो ठीक है कोऑपरेट कर रहे हैं, छोटे हैं अपनी उम्र के हिसाब से, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है कि वो मुझे कोऑपरेट करें ना करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो सार्वजनिक जीवन होता है और जो निजी जीवन होता है, इन दोनों के बीच में आप संतुलन कैसे बनाए रखती हैं? अभी आपने पूछा था, देखिए टाइम तो निकालने से निकलता है, टाइम नहीं निकलता। हर आदमी आज के टाइम पे ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब कुछ करने चलते हैं तो टाइम भी निकालते हैं। यही जवाब है कि दोनों में संतुलन भी आपको बनाने से ही तो बनेगा। जब आप चलोगे तो संतुलन भी बनाओगे। पता चला आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप ये सोच के निकलेंगे ना कि अब लंच टाइम है, तो लंच टाइम है तो आप लंच तैयार करके चलें, फिर आप टेंशन फ्री हैं, तो वो तो आप खुद मैनेज करेंगी, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए कि समाज सेवा ने आपके जीवन को कैसे बदला और क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? अरे बहुत आए हैं।
एक महिला, जैसे डिफाइन कीजिए ना अच्छे से। एक महिला और वो भी देखने में ठीक ठाक हो, तो आपको पता ही है कि आजकल माहौल क्या है। बिल्कुल। तो पहले तो ये होता था कि जब निकलेंगे तो सब बड़े ध्यान से देखते थे, अरे भैया वो जा रही है, बड़ी खूबसूरत सी है। अब क्या होता है, बाजी सलाम वालेकुम, सबसे ज़बरदस्त बदलाव। अजी बाजी सलाम वालेकुम, बाजी ठीक हो, और बाजी क्या चल रहा, बाजी बच्चे ठीक है, बाजी कुछ चाहिए तो नहीं, बाजी कोई बात हो तो हमें बताइयो, बाजी थारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा। सही बात है, ये तो सबसे बड़ा बदलाव है। सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको कौन सा काम करके सबसे ज़्यादा संतोष मिला, जब आपको ये लगा हो कि यार ये मैंने जो काम किया है ये बड़ा अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून जब मिलता है जब मैं किसी की लड़की को उसके घर भेज देती हूँ, जब उसका घर बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है। और एक मामला और हुआ था, एक 14 साल की बच्ची गायब हो गई थी, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी वो हो। न्यूज़ वगैरह तो देखी है वो हमने। लड़की नेक्स्ट डे मिल गई। जब मैंने उसके घर वालों के हाथ में उसका हाथ दिया तो मतलब एक अंदर से दिली खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे में इतनी हिम्मत हो गई कि एक लड़की हमने वापस ला दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन आपके अल्फाज और आपके जवाबात से ऐसा लगता है कि कोई गहरी चोट लगी है, कोई गहरी चोट पहुँची है। चोट तो सबको लगती है और छिटपट करी तो लोहा बनता है। इरम उस्मानी को क्या चोट लगी है? लगती है, ये तो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, सबके साथ है, जिंदगी के साथ है। आप जब तक चोट नहीं खाएंगे तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। और ये तो कहावत है ना कि पिट पिट कर ही लोहा बनता है, तो आदमी चितेगा पिटेगा तभी तो लोहा बनेगा। अच्छा, क्या कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा है कि आप समाज सेवा कर रही हैं और आपका मकसद पूरा होता दिख रहा है आपको? सोचा ही नहीं कभी, मकसद कोई लेकर चले ही नहीं। मकसद तो ये लगता है कि लोगों की आवाज़ बने। और मुझे खुशी इसलिए मिलती है कि एक वक्त मेरे पास ऐसा आया कि मैं वाकई परेशान थी और मैंने बहुत लोगों को आवाज़ दी कि शायद मेरे लिए कोई खड़ा हो, मेरी आवाज़ कोई बने, मेरी कोई मदद करे। लेकिन जितने लोग आए वो सिर्फ मफाद के लिए आए और साइड हो गए। तो तब से मैंने ये सोचा था कि मैं उस औरत की आवाज़ बनूंगी, हर उस औरत की जिसे कोई नहीं सुनेगा। जैसे कि मुझे नहीं सुना जाता था तो मुझे पता था कि मुझे अंदर से कितनी तकलीफ़ होती थी, जबकि मैं खासी स्ट्रॉन्ग थी और मेरी एक अपनी पहचान भी हो गई थी जब मैं आवाज़ देती थी। लेकिन अब मुझे अगर कोई गरीब से गरीब औरत मेरे पास आके खड़ी होती है तो मैं उसके लिए सबसे पहले खड़ी होती हूँ, यही सोचकर कि मेरी आवाज़ भले ही कोई ना बनाता लेकिन मैं इनकी आवाज़ बनूंगी। अच्छा, मैं यूट्यूब पे आपको सर्च कर रहा था, देख रहा था कि आपकी जीवनी कैसी है या क्या है, तो मैंने एक वीडियो देखी आपकी, तकरीबन 10 से 12 मिनट की वो वीडियो है। उसमें आप बात कर रही हैं, उसमें एक बात आपने कही कि आप सुसाइड की कगार पर हैं। क्या मामला था, बता सकते हैं आप? मामला पर्सनल था वैसे तो, लेकिन हो जाता है कभी कभी, आदमी इतना टूट ही जाता है। बहरहाल इंसान हूँ मैं भी, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। तो एक बार वो वाली भी नौयत आ गई थी कि मैं टूटने के कगार पे थी, बच्चों को लिए हुए अकेले बैठी थी और इनके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो छोड़कर साइड चले गए थे। और फिर क्या होता है कि अकेली औरत बच्चों को लेके खड़ी है, तो उसका वही कैरेक्टर एसिनेशन वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो औरत क्या करेगी, वो तो यही सोचेगी ना मर जाऊं, ज़मीन फट जाए। लेकिन फिर ये लगा कि यार ये तो अग्नि परीक्षा थी, सीता जी को भी देनी पड़ी थी, तो मैं क्या चीज़ हूँ भाई। अग्नि परीक्षा जब सीता जी ने दी, उनके कैरेक्टर पर हाथ रखा गया, तो मैं तो एक आम औरत हूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि आज 2026 के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और जो हमारी लेडीज़ हैं वो बहुत आगे आ चुकी हैं। तो क्या इस माहौल में भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? और अगर सामना करना पड़ता है तो वो क्या क्या चुनौती होती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, औरत सबसे बड़ी चुनौती अपने आप में औरत होना। लेकिन अब चुनौती कोई ऐसी चुनौती नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी मुहिम चला दी हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण। तो अब हमें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों के लिए, लोग खुद अपनी आवाज़ खुद बनने लगे हैं। तो जब आवाज़ औरतें खुद अपने आप उठाने लगती हैं तो हमारी भी मेहनत कम हो जाती है। तो बस कोई चुनौती नहीं है, देखते हैं, करते हैं, चल रहे हैं। अच्छा, आप देवबंद जैसी ऐतिहासिक ज़मीन से जुड़ी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ की राजनीति को कैसे देखती हैं? राजनीति तो कहीं की भी हो गंदी है, आप देवबंदी की क्यों कह रहे हैं? तो ये कह लीजिए यहाँ ज़्यादा गंदी है। तो देवबंद की राजनीति किस तरह से गंदी है, डिफाइन करेंगे थोड़ा? अच्छी आप बता दीजिए ना मुझे, कहाँ कहाँ से है? सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं।
यही नहीं पता कौन किसके साथ खड़ा है। कोई अगर किसी पार्टी से भी जुड़ा है तो पीछे से उसके कैंडिडेट को हराने पे लग जाएगा। तो ये गंदी राजनीति तो हो गई। भाई जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े हो। अगर आपने समाजवादी ज्वाइन किया है, मैंने समाजवादी ज्वाइन की थी, तो मैंने कार्तिक राणा के लिए अड़कर मेहनत की, लड़कर मेहनत की, तन मन धन से मेहनत की है, तो मैं करूँगी क्योंकि मैं जुड़ी हूँ। मैं ये नहीं करूँगी मैं पीछे से कार्तिकेय की टांग खींचूंगी, सॉरी, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपके हिसाब से राजनीति कैसे होनी चाहिए? राजनीति कैसे होनी चाहिए, ये सवाल बड़ा अजीब है क्योंकि राजनीति वही है ना, कहते हैं गले पे पैर रखकर चढ़ना, तो गंदी राजनीति है। राजनीति वैसे कायदे में भी की जा सकती है अगर आप लोग टांग खींचनी बंद करें। तो क्या देवबंद के लोगों की जो राजनीति है वो उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको भी अफेक्ट करती है? इन्हें यहाँ नहीं करती भाई, यहाँ बिल्कुल नहीं करती पर्सनल लाइफ। पर्सनल तो मज़े में चलती है, पब्लिक ने चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे टोपी कोई किसी को किसी की पहना रहा हो, घर में तो सब मज़े में चल रहा है। टोपी बाहरी के लोग तो पहन रहे हैं, कब किसका गला कट गया और कब किसका घर छीन गया और कब किसका घर उजड़ गया, उन्हें तो अपने घर में सुकून चाहिए। अच्छा, देवबंद जैसे बड़े शहर में रोज़गार के अवसर ज़्यादा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, ये सवाल भी बड़ा नेताओं की वजह से, बैठकों की वजह से, बिरान गति की वजह से। जब वो बैठकों में जवान जवान लड़कों को बिठा के सिगरेट बीड़ी और रुक्के पिलाएंगे और चाय की प्याली पिलाएंगे तो कैसे बाहर जाके कारोबार कर लेंगे? फ्री फंड में पड़े रहते हैं। कुर्ता सबसे बड़ी कमी क्या है देवबंद के अंदर? आपने देखा हो इतनी दुकानें कपड़े की हैं, वो क्यों हैं? देवबंद में हर घर में तो नेता है जी। सुबह ही वो क्लफ का जोड़ा पहनेगा और निकल जाएगा, रातों को बैठकों पे बैठ के बीड़ी सिगरेट पिएगा, चाय वाय फ्री में मिली जाती है, जाके अपने घर सो जाएगा, सुबह फिर उठेगा, अपनी अम्मा अब्बा से 2-4 गाली सुनेगा, शहर में इधर उधर घूमेगा, रात फिर आ जाएगी, फिर किसी ठर्रे पे बैठ के फ़ोन चला लेगा। तो रोज़गार कहाँ से होगा? रोज़गार तो करने से होता है, पीछे से पुशअप किया जाए। और जब कोई शहर का जिम्मेदार आदमी है, बड़ा आदमी है, वो खुद फिक्र करे कि भाई फला का बच्चा बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पड़ोस के बच्चे, उसमें 2-3 मेरे अपने भतीजा भतीजी भी लगते हैं, वो 14, 15, 16 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो अभी सहरी की बताती हूँ कि मैं सहरी खाने के बाद 5 मिनट के लिए वॉक करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये बच्चे बाहर से आ रहे हैं। तो 3 बार ऐसा हो चुका कि मैंने आवाज़ दूँगी, हाँ ज़रा मुंह खोलना, ज़रा सुंगाना। तो मुझे ये रहता है कि ये सहरी का टाइम है, कहीं ये बच्चे सिगरेट पीने तो नहीं गए। तो अगर हर आदमी के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए तो शायद बुराई ये भी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अगर ये बुरा जा रहा है, इसे और धकेलो और पुशअप करो। अच्छा है भैया, मरेगा जिसका मरेगा। अच्छा, नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि मैंने हारिस भाई से भी पूछा था यही सवाल कि देवबंद एक मशहूर जगह है, देवबंद एक ऐसा शहर है कि हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी खड़े होकर देवबंद का नाम ले दें तो लोग जान जाएंगे कि आप कहाँ से हैं। लेकिन देवबंद के अंदर आज भी कुछ लोगों का ये मानना है कि देवबंद के अंदर अगर दारुल को अलग कर दिया जाए देवबंद से, तो देवबंद आज भी एक देहाती है और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? आपने एक चीज़ सुनी है, आइंदे गाने रहमत, बाशिंदे गाने जहमत? पता है इसका मतलब क्या है? देवबंद में आने वाले लोगों के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन यहाँ के रहने वालों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो किस वजह से नहीं है, मैं यही जानना क्या चाह तो रहा रहे हूँ। ये लोग पैदा ही जो कलफ के कुर्ते पहन पहन के हो रहे हैं, तो कहाँ से कर लेंगे भाई कुछ? अच्छा, तो आपका बाहर का आदमी अगर टोपी की दुकान भी लगा रहा है, कल को वो शोरूम लेके बैठ जाएगा यहाँ पर। अपने यहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके हिसाब से देवबंद के अंदर जो रोज़गार की कमी है, तो आपके हिसाब से किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए? रोज़गार पर ही होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए। कुछ ना कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे लगें। अब ये BHL, मुझे डेट नहीं आता है, ये देवबंद में बन रहा था, तो उस टाइम यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। अगर उस टाइम यहाँ पर BHL बन जाता तो जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ के लोग काम ना करते, इतने लोगों को रोज़गार ना मिलता। लेकिन वही है ना कि करना तो कुछ है नहीं है, आगे बढ़ाते रहो, अपनी अपनी सियासतें चमकाते रहें। अच्छा, एक और सवाल है, ये मेरा अपना सवाल नहीं है बल्कि ये हमारे एक चाहने वाले हैं, तो आप शायद आपको भी जानते होंगे, उनकी तरफ से यह सवाल आया था कि यहाँ देवबंद के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, क्या कभी उनके लिए आपने कोई कदम उठाया है एज ए समाज एक्टिविस्ट? देखिए, कदम उठाया नहीं है, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि उनके लिए भी यहाँ पर, जैसे उनकी फैमिली भी आती है, तो कुछ गेस्ट हाउस वगैरह बनना चाहिए। क्योंकि उन्हें खाने की और रहने की, जिस टाइम वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं, तब आपने देखा होगा कि देवबंद के चंद लोग मिलकर जगह जगह पर वो देगे उतारते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। जब इतने बड़े बड़े यहाँ पर इदारे चल रहे हैं तो इसका इंतज़ामात उन्हें ही करना चाहिए, और यहाँ पर गेस्ट हाउस टाइप बनना चाहिए। जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं,
चाहे वो स्टूडेंट के परिवार वाले हैं, चाहे वो बाला सुंदरी देखने आने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम परिवार, वो कोई भी है, ऐसे गेस्ट हाउस हों जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों, वो लोग आकर रुके, उनके लिए खाना, उनके लिए रहना 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो फ्री प्रोवाइड किया जाए। और अल्लाह ताला ने कभी भी हमें मौका दिया है। देखिए, तो आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं जब आदमी चलता है तो कहाँ निकल जाए, वो मैं क्या, ये मेरी सोच हो सकता है, दूसरा आदमी भी सुन ले। तो ऐसा कुछ इंतज़ाम ज़रूर किया जाए कि बाहर से आने वालों को ये सहूलत प्रोवाइड कराई जाए कि आकर बैठें, रहें, खाएं, पिएं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं कई साल पहले सरहंद शरीफ गई थी, तो वहाँ जाके मुझे अच्छा लगा कि हम होटल देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक साहब आए, उन्होंने कहा जी होटल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको रूम मिलेगा। खैर मैंने रूम ले लिया, भाई पूछा रूम की फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग बाहर घूमने गए, खाना वाने खाने के लिए, जब हम वापस आए तो देखते क्या है, वहाँ पे खाना बेड पर आया रुक रखा है। भाई खाना कहाँ से आया, कि यहाँ पर जो लोग ठहरते हैं उनका खाना पीना उन लोगों की जिम्मेदारी है। तो बड़ा अच्छा लगा, उन्हें ये लगा कि अतिथि देवो भव, तो वो चीज़ हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। जब अतिथि आते हैं तो उनके लिए इंतज़ामात किए जाएं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देवबंद के अंदर आपके हिसाब से सबसे अच्छे चेयरमैन कौन रहे हैं और क्यों? चेयरमैन, देखिए मौलाना उस्मान साहब, आपने भी नाम सुना होगा और मैंने भी नाम ही सुना है, बहरहाल मेरे होश में नहीं थे। तो मैं अपने बचपन से सुनती आती हूँ कि कुछ सड़कें, यहाँ तक कि मेरे घर के आगे की सड़क भी अभी बनी है, ये कहते थे कि ये मौलाना उस्मान साहब के ज़माने की सड़क है। लोहा लाट एक देसी लफ्ज़ है, लोहा लाट सड़क है, ये आज तक नहीं टूटी। तो उस टाइम मौलाना उस्मान साहब को याद किया जाता है। अब आप कहते हैं कि अच्छे चेयरमैन कौन रहा है, पिछले 10 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब जानते हैं। और विपिन गर्ग जी की बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस पार्टी से है। उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है कि बिना भेदभाव के उन्होंने विकास की राजनीति की है, ना कि धर्म की। तो विकास हो रहा है और वो दिख रहा है। तो विपिन गर्ग जी की जब बात आ ही गई है, तो जहाँ तक हम देख रहे हैं फ़िलहाल देवबंद के अंदर चारों तरफ काम चल ही रहा है, कहीं ना कहीं, कभी इस महल्ले में तो कभी इस महल्ले में। तो क्या सच में विपिन गर्ग जी जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनसे अच्छे साबित हो रहे हैं देवबंद के लिए? देखिए, मैं बताती हूँ, अगर आप किसी से किसी को कंपेयर करें तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है कि सत्ता में कौन सी पार्टी है। देखिए, इस टाइम भाजपा सत्ता में है, जो सत्ता में है तो फ़र्क पड़ता है कि आप काम कैसे कराएं। अब आप पता चला आप सत्ता में तो है नहीं और आप चुने गए, आप पैसा कहाँ से लाओगे, आप काम कैसे कराओगे? तो बहरहाल, लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देवबंद में खासा तब्दीली की है और धर्म से हटकर। जैसे कि एक हम लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि जी वो सिट बचा लो और वो हिंदू चेयरमैन बनेगा तो ये करेगा और वो करेगा और अपनी अपनी साइड का कर देगा, इधर का नाश कर देगा। उन्होंने तो कोई इलाका, कोई गली, कोई नुक्कड़ नहीं छोड़ा, वाक़तन वो काम करा रहे हैं। देखिए, मेरे लिए जबकि ये बोलना, क्योंकि मैं आगे खुद भी चुनाव की तैयारी में और मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन वो ये है कि आदमी को जो काम कर रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो धर्म की राजनीति ना कर विकास की राजनीति करें, और विकास ही चाहिए होता है। आप और हम किसी भी चेयरमैन का, किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का क्या करेंगे? हम लोग किस लिए वोट करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए। तो जो काम हमारा हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक बात और जो मुसलमानों के अंदर भर दी गई है कूट कूट कर, और बयान भी आया था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जीते, बस भाजपा हारनी चाहिए। इस सोच को कैसे देखती हैं आप? बेवकूफ़ी है। जीतने के बाद देख लेना, आप काम नहीं हो रहा है। मैं ये देखती हूँ कि काम होना चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी कौन करा रही है। हमारा मतलब ये होता है कि हमें काम चाहिए, तो काम हो रहा है। अच्छा, देवबंद के जो चेयरमैन रहे हैं आपके होशो हवास में, या जब से आप जो है समाज में काम कर रही हैं, कोई किसी एक चेयरमैन का कोई ऐसा काम जो देवबंद शहर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ हो? हसीब सिद्दीकी साहब, क्या काम था उनका? हाँ, वो सज्जन आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ, नहीं, आदमी तो कोई फालतू उन्होंने कोई काम नहीं किया, फालतू वाला जिसे कहना चाहिए उजूल फजूल काम, और कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। जो आदमी जाता था उसे सुनता था, जहाँ तक होता था अपने लेवल पर काम भी होता था। बाकी मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता कि जी बहुत अच्छा काम किसी ने किया होगा। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि देवबंद क्षेत्र के जो विधायक हैं कुंवर ब्रिजेश जी, उन्होंने देवबंद को क्या दिया है एज अ विधायक? बहुत सारे काम करवा दिए भैया। ये मीरकपुर वाला रोड बन गया पूरा। इधर ये क्या है,
ये भायला फाटक वाला, अभी वो शुरू होने वाला है, शुगर मिल वाला, अभी ये नया रोड बनने जा रहा है इनका भायला। सबसे बड़ी बात क्या है कि काम तो ये लोग करा रहे हैं, जो काम करा रहे हैं। फिर वही वाली बात आती है जो विपिन गर्ग जी के लिए आई थी कि सत्ता में है। और अब मुझे ये बताइए कि देवबंद की राजनीति पे बात हो रही है और इमरान मसूद का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। देवबंद की जनता इमरान मसूद की एक आवाज़ पे खड़ी हो जाती है। तो अब मुझे ये बताइए कि इमरान मसूद जी फ़िलहाल के एमपी हैं, तो उन्होंने देवबंद शहर के लिए क्या ऐसा किया है कि मैं अपना वही जवाब दोबारा आपके पास लाकर डालती हूँ कि जो सत्ता में होगा वो काम कराएगा। कुंवर ब्रजेश जी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी सत्ता में है तो काम हो रही है। किसी भी जब कोई दूसरा नेता किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकता है, और वो पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए, सबके लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं। और जब सत्ता आती है तब और बात हो जाती है। अच्छा, देवबंद क्षेत्र के अंदर, और देवबंद क्षेत्र नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, और देवबंद की जो सीट है यहाँ पे भी ज़्यादातर मुसलमानों की ही वोट्स हैं और मुसलमानों की ही जो आबादी है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से भाजपा कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? जीत जाते हैं नहीं, 70 साल में पहली बार जीते हैं। तो क्या वजह रही 70 साल का जो रिकॉर्ड टूट गया? हम लोगों में आपस में फूट, हम्म, हर घर से एक चेयरमैन खड़ा होना, वोट बंटना कि जी मैं भी लड़ूंगा और मैं भी लड़ूंगा और मैं भी लड़ूंगा और मैं भी लड़ूंगा, लड़ लो सब। और फिर वही है कि जिसका लक चलना है वो तो जीतेगा, जिसके नसीब में जो चीज लिखी गई वो उसे मिलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे तो बटेंगे। वो तो एक नेचुरल सी बात है, चाहे वो छुरी खरबूजे पर हो चाहे खरबूजा छुरी पर हो, कटना तो खरबूजा ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 2026 के चलते हुए जनता धर्म की राजनीति को छोड़कर डेवलपमेंट पे वोट कर रही है? अब भैया ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, हम्म, क्योंकि इतना चुनाव से पहले इतना बार एक ही ठर्रा पिछले 10 साल से चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम, सिट बचाओ सिट उठाओ। या इससे बाहर निकलो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, कुछ तो ऐसा करो कि आप जिससे आगे बढ़ने की बात करो। कब तक आप मस्जिद मंदिर मुल्ला मौलवी कटवा दाढ़ी से बाहर आके बात करें? और ये तो पब्लिक को खुद चाहिए, लेकिन वो ये होता है कि लास्ट में फिर चुनाव मोड़ दिया जाता है, फिर धर्म बीच में आ जाता है, तो ये तो फैलता ही जा रहा है। देखिए इसे तो धोना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, अगर देवबंद क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगी? मैं धर्म की राजनीति कभी नहीं करूंगी, कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। मैं सबके लिए खड़ी हूँ, सबके साथ खड़ी हूँ, सबकी आवाज बन के खड़ी हूँ, और मैं चाहूंगी कि मेरे पास हर धर्म का आदमी आए, अपनी आवाज बने, जिसका मैं काम कर सकती हूँ। काम होना चाहिए, मुझे इंसान से मतलब है, मुझे धर्म से मतलब नहीं है। और आप खुद जानते हैं कि मेरा अपने संबंध भी हर धर्म के लोगों से हैं। जैसे आप मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे भाई जो है वो विपिन गर्ग जी में है, मेरे डॉक्टर खुराना से भी ताल्लुक है, मेरे चौधरी अर्जुन प्रधान से भी, मतलब है सभी लोगों से। तो मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये है कि आदमी का ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। और जब आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत धर्म की नहीं होनी चाहिए। जब आप कैंडिडेट, वही वाली बात आती है कि अगर ये सड़क चली है तो सड़क पे सिर्फ मुसलमान नहीं चलेगा, सड़क पे हिंदू भी चलेगा। पानी की जब टंकी लगी है वो तो सिर्फ हिंदू के घर में पानी नहीं जाएगा, वो मुसलमान के घर में भी जाएगा। तो ये तो बेवकूफी की बात है कि धर्म पे बात करिए आप। सबके लिए सबका साथ सबका विकास। अच्छा, अब ये बताइए कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट से आपका युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो फील्ड में आकर समाज सेवा करना चाहती हैं, राजनीति करना चाहती हैं, या इसी तरीके से लोगों की दिक्कतों को या प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करना चाहती हैं? क्या मैसेज होगा आपका? हिम्मत के साथ खड़ी रहिए। एलिगेशंस वगैरह तो लगती हैं, लेकिन आपको खुद भी सेफ होके चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है, भेड़िए भी हैं, भेड़िए ज्यादा है, इंसान कम है। तो उन भेड़ियों को पहचानना होगा, और आप हिम्मत के साथ जब आगे बढ़ेंगी तो ऐसा नहीं है, जब आप इस जगह खड़ी हो जाएंगी तो आप पे फिर कोई नजर भी नहीं डालेगा। और वही है कि मेहनत करने वाले को सब सलाम करते हैं, पूछते हैं, लेकिन ऐसे किसी के हाथ का खिलौना बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर दूसरा आदमी आपको वो मिलेगा जो ये कहेगा जी लाओ लखनऊ लेके चलूं, फला नेता से मिलवा रहा हूँ आपको। आप हम गुजर चुके इन चीजों से।
मतलब किसी भी आदमी से बात करते तो वो लखनऊ से पहले रुकता ही नहीं है। अरे आप कभी लखनऊ गई हैं? मैं नाम तो खैर किसी का नहीं लूंगी कि जी नहीं कि फला से मिलवा लो आपको, आप चले प्लान करने में। भैया लखनऊ काहे को लेके जा रहा? तो हम बेवकूफ है क्या, पागल है क्या, मुस्कुरा मुस्कुरा के तुझे कह रहे हैं नहीं नहीं। तो मैं उन लड़कियों के लिए ये कहना चाह रही हूँ, कभी किसी के बहकावे में मत आना, अपने स्तर पे काम करना। लखनऊ तो आपको खुद बुला लेगा जब आप कहीं पहुंच जाएंगी, तो आप किसी के कहे पे मत जाना, हिम्मत के साथ रहें बस। अच्छा, इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, राजनीति में या फिर समाज सेवा में? दोनों में। राजनीति ने ना मिली, समाज सेवा तो मैं करती रहूंगी। मुझे लगता है कि मुझे बल्कि खुशी होती है किसी का काम कर कर, और ख़ास तौर से मेरे पास जहाँ काम आते हैं वो बहुत गरीब लोगों के आते हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है इस काम के लिए, तो हम मदद करें जिसकी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको देवबंद को एक लाइन में डिफाइन करना पड़े तो वो लाइन क्या हो? अतिथि देवो भव। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और बहुत सारी बातें आपसे हुई। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप कोई भी एक मैसेज, कोई भी एक जो है संदेश हमारे दर्शकों को और हमारे व्यूवर्स को जो आप कहना चाहती हैं, जो आप या समाज में कोई भी संदेश आप पहुंचाना चाहती हैं, आप बोल सकते हैं। नशा, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं के लिए कहूंगी जो नशे में धुत है आजकल। नशे से कुछ नहीं होता है, अपनी पढ़ाई, अपने कारोबार, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता। जब तक आप अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन उसने कहा है कि हाथ पैर मार बंदे तब तुझे मिलेगा। और मैं बच्चियों से भी कहना चाहूंगी कि मेहनत करो, फील्ड में आओ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर तरफ भेड़िए बैठे हैं, लेकिन खुद को सेफ होके करो और आगे बढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने भी इतनी सहूलतें पैदा कर दी गई हैं, महिला सशक्तिकरण, तो ये जो बनाया गया है ये महिलाओं के लिए। लेकिन एक बात और आपसे और मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर वो महिलाएं पर्दे के पीछे क्यों रहती हैं? अगर महिला कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो चेयरमैन पद के लिए चुनी जाए, चाहे वो विधायकी के लिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के लिए, तो जब महिला चुनी गई तो फील्ड में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनका बेटा आके सामने क्यों आता है? वो महिला खुद क्यों नहीं आती? ये तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जब महिला को ही आगे बढ़ाना है तो पर्दे के पीछे महिला क्यों है? आगे कोई भी चुनाव होता है तो अगर महिला कैंडिडेट हो, वो महिला मंच पर आनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ आपने बताया और बहुत कुछ आपने सिखाया। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपके लिए उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा सीखने को आपको मिला होगा। इसमें आपको जज्बा और जो है हिम्मत और हौसला कैसे बनाए रखना है, और एक लेडी के अंदर कितनी ताकत होती है, और एक लेडी जब लीडर बनती है तो वो क्या क्या चेंजेस ला सकती है। उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से वो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ, नई बात के साथ।